हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें खास करके हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा कि हम जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर करा रहे हैं सिलेबस का, तो आराम से पढ़ते रहिएगा। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो भी ठीक है, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जहां तक हमारा उम्मीद है। और देखिए अगला है कि रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास का जो स्लैब है उसके द्वारा रिफ्रैक्शन से संबंधित जो भी घटना है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी को समझना है कि आखिर क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्यों लाइट आखिर बेंड कर जाते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें बहुत जरूरी चीज पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या होता है कि हमें पता है एक बात कि अलग अलग मीडियम में देखा जाए तो लाइट का जो स्पीड है वो सेम नहीं है। जैसे कि हवा में देखा जाए, एयर में, तो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर ग्लास में देखा जाए तो वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब एक मीडियम से बीम ऑफ रे यानी कि किरणों के समूह जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तिरछा जाते हैं, ऑब्लिकली तिरछा प्रवेश करते हैं ऐसे, तो जाना तो चाहिए था इस रास्ते पर, लेकिन उनके स्पीड में चेंज होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण वो अपने वास्तविक रास्ते से भटक जाते हैं, इस तरह से इधर आ जाते हैं, और इसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मेन रीजन क्या है कि डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होने के कारण ही जो है जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करते हैं तो वो अपने जो है रास्ता यानी कि पाथ से डिविएट यानी कि विचलित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? चाल में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन आ रहा है क्या दिमाग में कि आखिर चाल बदलने से अपवर्तन क्यों हो जाता है? चाल बदलता है तो रास्ता क्यों बदल लेता है? यानी कि इस हिसाब से तो हम लोग को कहीं जाना है एक्स के यहाँ, स्पीड में जा रहे हैं, अचानक बीच में ब्रेक लगाए, चाल धीमा हुआ, एक्स के यहाँ जाने के बजाय वाई के यहाँ चले गए, ऐसा होना चाहिए था। आखिर चाल में परिवर्तन होने से रास्ता क्यों बदल जा रहा है? तो वो रास्ता क्यों बदल रहा है वो इस पर भी बात करेंगे हम लोग, तुरंत बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो समझ गए ना, रीजन, जो आंसर लिखना है हमें उस पर तो फोकस कीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है? स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, नहीं मीडिया। मीडियम का प्लूरल मीडियम्स नहीं होता है, मीडिया होता है, यहाँ पे गलत लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो when the ray of light enter from one medium to another medium, they deviate, मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, from their path due to the change in speed, चाल में परिवर्तन होने का। This is the reason why when the ray of light enter from one medium to another medium, they get deflected, यानी कि वो अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश का अपवर्तन देखने को हमें मिलता है। लेकिन क्यों, आखिर जो है चाल धीमा होने से वो अपने पथ से विचलित क्यों होती है? तो आइए इस चीज पे बात करते हैं। यहां देखिए, यही क्वेश्चन है जिस पे हमें बात करना है कि स्पीड में बदलाव होने से आखिर चाल क्यों बदल जाता है। देखिए, प्रकाश चलता है तो अकेले एक किरण तो चलता नहीं है, साथ साथ में बहुत सारी किरणें चलती है। एक से अधिक किरणें एक साथ चलना स्टार्ट की, मान लीजिए यहां से एक से अधिक किरणें चलना स्टार्ट की, चलते हुए आई, एक निश्चित समय के बाद सभी किरणें यहाँ पे आ गई, एक निश्चित समय के बाद सभी किरणें यहाँ पे आ चुकी है। तो सभी किरणें जैसे ही यहाँ पे आई, हम क्या देख रहे हैं कि इस बीम का यानी कि इस प्रकाश पुंज, किरण पुंज का ये वाला पार्ट जल्दी प्रवेश कर गया, किसमें? वाटर कहो या फिर ग्लास कहो, यानी कि डेंसर मीडियम में। हम सीधा बोल देते हैं कि ये डेंसर मीडियम है और ये है रेयरर मीडियम। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, तो इसका ये वाला पार्ट जल्दी प्रवेश कर गया, किसमें? डेंसर मीडियम में। यानी कि इस पार्ट का स्पीड तो स्लो हो गया, जबकि ये वाला पार्ट स्पीड ही चल रहा है। तो ये ऐसे चलते हुए आ रही थी, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे आई, इसका स्पीड स्लो हो गया जबकि इसका फास्ट है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा जबकि ये तेजी से बढ़ेगा, और ये तेजी से बढ़ने के कारण ऐसे मुड़ जाती है, और मुड़ के जो है ऐसे आ रही थी, ये तेज है और ये धीमा हो गया, ऐसे मुड़ जाती है।
और मुड़ने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सतह पर ही मुड़ती है, और मुड़ने की वजह से पूरा का पूरा पार्ट अंदर चला गया, फिर सीधा चलेगा, अंदर भी किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है, यानी कि कहीं भी नहीं घूमेगा, अंदर किसी प्रकार का डिविएशन नहीं होता है, और लास्ट तक सीधा आता है। और फिर जब बाहर निकलना होता है तो ये वाला पार्ट जल्दी बाहर निकलता है, इसलिए ये स्पीड हो जाता है और ये धीमा और ऐसे मुड़ जाता है। तो स्पीड में चेंज जो है मेन रीजन नहीं है अपवर्तन का। अपवर्तन का मेन रीजन ये है कि स्पीड में चेंज पूरा का पूरा नहीं होता है, बल्कि आधे पार्ट का होता है। गाड़ी चलता है ना, तो साइड ब्रेक लगाते हैं तो एक तरफ वाला चक्का रुक जाता है और दूसरे तरफ वाला चक्का ऐसे चल रहा होता है, तो गाड़ी जल्दी मुड़ जाती है एकदम। तो मुड़ने का मेन रीजन है कि एक पार्ट को ऐसे रोकेंगे और दूसरा को ऐसे चलाएंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसे देखिए, ये दोनों पार्ट को चलाएंगे तो ये आपके पास जा रहा है, आ गया मेरे पास। एक पार्ट को थोड़ा धीमा चलाएंगे होगा तेजी से तो मुड़ गया, फिर इन्हें जाएगा, अब है कि नहीं। तो एक पार्ट को धीमा करेंगे, दूसरा को तेज, तो ऐसे मुड़ ही जाएगा ना। ये रीजन है कि दोनों पूरा का पूरा जो है स्पीड नहीं चलता है, एक पार्ट स्पीड होता है, एक पार्ट धीमा होता है, जिसके कारण जो है ये मुड़ जाता है। तो मेन रीजन ये है रिफ्रैक्शन का। चलिए इसके बारे में जो लिखा हुआ है पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा, हम पढ़ के क्या ही बताएं आप लोग को। बीम ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन अ पार्ट ऑफ इट्स इंटर्स द सेकंड मीडियम क्विकली। इसका एक पार्ट जो है सेकंड मीडियम में जल्दी घुस जाता है, जिसके कारण वो जो है उनका स्पीड स्लो डाउन हो जाता है। व्हाइल अ पार्ट ट्रेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एयर, यानी कि बल्कि उसी जगह पे जो दूसरा पार्ट है वो देरी तक हवा में प्रवेश करता है, जिसके कारण ज्यादा दूरी तय कर लेता है, और वही ज्यादा दूरी तय करने के कारण वो जो है अपना बेंड हो जाता है, वहीं बेंट नहीं बेंड। जब कोई प्रकाश पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका एक भाग का चाल जल्दी धीमा हो जाता है, क्योंकि एक चाल जो है जल्दी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका एक भाग जल्दी धीमा और दूसरा भाग अभी तेजे है। तो मान लीजिए कि ऐसे घुस रहा था, ये धीमा हो गया, ये तेज है, ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा बाहर निकलते समय। अब बाहर निकलते समय मान लीजिए ये तेज हो जाएगा, क्योंकि ये पहले निकलेगा, ऐसे होकर फिर ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरह से घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये है मेन रीजन रिफ्रैक्शन का, ऐसे आना, यहाँ पे घुसना, इसका स्लो होना, इसका तेज होना, ऐसे हो जाना, फिर यहाँ पे आना, इसका तेज होना, इसका धीमा होना, ऐसे निकल जाना। दिस इज द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बात कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो बताइए कि अभिलंब से दूर जाएगी कि पास। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे किरण आ रही है यहाँ पे, तो इस पे ना ब्रेक लग रहा है, पहले इधर तेज हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे आई, ये स्लो हो गया और ये तेज हो गया, तो अभिलंब से अभिलंब की ओर ही तो झुकेगा ना। रास्ता तो ये था, लेकिन ये इस पे ब्रेक लगना, इसके कारण ये अभिलंब की ओर झुकेगा। ऐसे आ रही है तो ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि ऐसे मुड़ जाएगी, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो when a ray of light enters denser medium from a rarer medium, it bend towards the normal, यानी कि नॉर्मल की ओर घूम जाता है। बल्कि जैसे ही अब ये इधर से आ रहा है तो ये स्पीड ना, और ये धीमा आती है, ज्यादा स्पीड हो जाएगा बाहर निकल के, तो इससे घूम जाएगा, भाग जाएगा बाहर। तो अब जो है यहाँ पे आके ये ज्यादा स्पीड होने वाला है और ये स्लो होने वाला है, तो ये ऐसे मुड़ के इधर निकलता है। देखिए विरल से सघन में जाते समय अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर भाग जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, अपने से पढ़ लीजिए। हम क्यों पढ़े, हम पढ़ के क्या करेंगे, देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप ही के लिए बनाया हुआ है, हम ही लिखे हैं, आप ही लोग के लिए लिखे हैं। आगे देखते हैं। दूसरा बात भी इसी में लिखा होगा, मतलब यहाँ पे दो बात है ना, कि यहाँ से यहाँ आते समय अभिलंब की ओर झुक जाना और यहाँ से बाहर निकलते समय अभिलंब से दूर हट जाना। यही दोनों बात, एक यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, मतलब देखिए हवा से ग्लास में यानी कांच में घुसा और फिर कांच से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हमें बस इतना ही समझना है, देखना यही बात है कि यहाँ पे तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। पहला बात तो ये है कि एगो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन जो है एक ही जगह पे होता है। वो जगह क्या है, तो वो प्लेन जो दो मीडियम को एक दूसरे से अलग करता है, जैसे ऊपर हवा नीचे पानी, और वो जो प्लेन है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह के प्लेन जहां जहां देखने को मिलेगा वहां वहां तो रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्लेन वही प्लेन है, ऊपर देखिए एयर नीचे ग्लास,
फिर यहाँ पे देखिए तो ये भी प्लेन वही है, नीचे एयर और ऊपर ग्लास। तो रिफ्रैक्शन एक बार यहाँ होता है और दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ होता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो रे है वो नॉर्मल की ओर आती है, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर हुआ ना, रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो रेयर से डेंसर में यानी कि विरल से सघन में जाते समय, विरल से सघन में जाते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यही इस बिंदु पे आएंगे तो इस बार जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इसलिए इस बार अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यही दोनों बात याद रखना है, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कांच के स्लैब से अपवर्तन नाम का एक टॉपिक होता है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कांच के स्लैब से अपवर्तन, कांच के स्लैब से अपवर्तन होने के दौरान होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में तिरछा प्रवेश करती है, इंटर्स ऑब्लिकली इन द ग्लास, देन इमर्जेंट फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब दूसरे साइड से इमर्जेंट होता है, इमर्जिंग होता है, बाहर निकलता है। और जो इमर्जेंट रे है वो जो इंसिडेंट रे का रास्ता है, पथ है, उसके पैरेलल हो जाता है। बस इसी बात को ध्यान रखना है इसमें कि जब प्रकाश की किरणें किसी कांच के स्लैब में तिरछा प्रवेश करती है तो दूसरे तरफ से निकलती है, एक बात तो ये है। और दूसरा बात, जो दूसरे तरफ से निकल रही है ना, वो आपतित किरण के पथ के समांतर हो जाती है। मतलब इनडायरेक्टली हमें ये बताया जा रहा है इस डिफ्रैक्शन जहां जितना यहाँ पे होता है ना, उतना ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे डिफ्रैक्शन होके इधर मुड़ता है और फिर उतना ही यहाँ पे डिफ्रैक्शन होके इधर मुड़ जाता है, जिसके कारण ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि सेम हो जाते हैं। यही है रिफ्रैक्शन बाय द स्लैब ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास स्लैब। इसका जो है देख लीजिए, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। When a ray light enters a glass slab from air, it emerges, मतलब बाहर निकलता है, from the opposite surface, मतलब दूसरे सतह से, parallel to the direction of the incident ray, मतलब कि समांतर ही निकलता है, वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के समांतर निकलता है। हिंदी में जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो विपरीत सतह से आपतित किरण की दिशा में ही निर्गत हो जाती है, यानी कि आपतित किरण की दिशा के समांतर ही निर्गत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए क्या है कि ये जो आपतित किरण की दिशा है और ये जो निर्गत किरण है, इसके बीच की जो लांबिक दूरी है 90 डिग्री पर, ये जो 90 डिग्री के एंगल पे जो डिस्टेंस लिया हुआ है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्श्विक विस्थापन। इसे हम लोग पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्टेंस को। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पे लिखा होगा, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। देख लीजिए, अपने से पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए, उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। यहाँ पे जो है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर दिए, जो पीछे समझाया है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये है, ये जो है इंसिडेंट रे है और ये जो है इमर्जेंट रे, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। द एंगल विद द इमर्जेंट रे, ये वाला बात, कौन वाला बात, ये वाला बात, ये वाला बात, एंगल ये वाला इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ना, इसे ई से डिनोट किया जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निर्गत कोण कहा जाता है इसको। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब है व्हेन लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास, जब एक सतह पर, यानी कि कोई कांच के सतह पर 90 डिग्री पर, जैसे देखिए ये एक कांच का हम सतह ले लिए। अब देखिए इस पर जो है ना, ऐसे हम अभी समझा रहे थे क्या कि ऐसे तिरछा आएगी ना, कोई किरण ऐसे तिरछा आ रही है ऐसे, तो ध्यान दीजिए कि ये वाला स्लो हो जाएगा और ये वाला फास्ट, और ऐसे मुड़ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, ये वाला फास्ट, ये वाला स्लो, ऐसे मुड़ जाएगा। तो जब तिरछा आएगी तो ये घटना, लेकिन 90 डिग्री पर आ रहा हो तो 90 डिग्री पर एकदम सीधा आए यहाँ पे, तो पूरा का पूरा पार्ट
जो बीम है उस बीम का पूरा पार्ट इसमें प्रवेश करेगा तो पूरा एक साथ एक स्पीड से आएगा, फिर यहाँ अंदर घुसेगा तो एक साथ सबका स्पीड स्लो हो जाएगा, जिसके कारण जो है किसी प्रकार का जो है बेंडिंग देखने को यहाँ मिलेगा। ऐसा ऐसा होगा कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सीधे आ रहा है और पूरा का स्लो हो गया ना स्पीड, तो पूरा सीधा ऐसे ही जाएगा और फिर यहाँ से सीधा निकलेगा। यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे यदि रे आ रही है तो किसी प्रकार का कोई डिविएशन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई अपवर्तन नहीं, सीधा का सीधा किरण आगे निकल जाएगी। इस चीज को यहाँ पे इस चित्र से स्पष्टतः आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए, ये सब कुछ साथ में किरणें आ रही है, ना कोई स्लो हुआ ना कोई फास्ट। अगर स्लो हो रहा है तो सब कुछ साथ में स्लो होंगे, फिर यहां तक आएंगे, फिर फास्ट होंगे तो सब कुछ साथ में फास्ट जाएंगे, तो फिर किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन होगा कहाँ, कोई अपवर्तन नहीं होगा। एकदम सीधा ऐसे आना है, सीधे ही आगे बढ़ना है, फिर सीधे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर ये स्लो होता ये फास्ट तो ऐसे मुड़ता, या फिर ये फास्ट ये स्लो तो ऐसे मुड़ता, लेकिन सबका स्लो, यहाँ से सबका स्पीड स्लो होने वाला है तो सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर सबका स्पीड फास्ट होना तो सब आगे बढ़ेंगे सीधा। तो इसलिए जो है जब किसी कांच के स्लैब यानी कि ग्लास के स्लैब पे कोई रे 90 डिग्री यानी कि नॉर्मली आते हैं तो वो सीधा के सीधा निकलते हैं, कोई डिफ्लेक्शन कोई डिविएशन नहीं होता है, कोई अपवर्तन नहीं होता है। यहां तक तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर का मुख्य उद्देश्य आप लोग को यही समझाना था कि हम लोग तो आसानी से समझ लेते हैं कि जो है चाल में परिवर्तन यानी कि स्पीड चेंज हुआ जिसके कारण जो है रास्ता बदल गया रे का, लेकिन मेन रीजन क्या है कि रे अकेले चलता नहीं, पूरे बीम के साथ पूरे टीम के साथ अपना चलता है। और उस टीम का जैसे कि ई यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे टीम में लोग दौड़ रहे हैं साथ में, दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि एगो ज्यादा तेज भाग गया, एगो थोड़ा स्लो हुआ, एगो आउ स्लो, एगो आउ स्लो, तो जो कि ये रेखा ऐसे चल रही थी अब ऐसे हो गई और ऐसे चलेगी ना, तो ये रीजन है कि सब कुछ साथ में चल तो रहा था लेकिन एगो पार्ट जल्दी जो है घुस गया ना, तिरछा आने के कारण एक पार्ट बीम का एक पार्ट जल्दी दूसरे मीडियम में चला जाता है जिसके कारण उसका स्पीड स्लो हो जाता है और बाकी का स्पीड तेज ही रहता है और वो ऐसे आता है, इसका स्लो हुआ ये फास्ट ऐसे मुड़ जाता है। तो ये है बेंड होने का मेन रीजन। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और लास्ट तक आपको हर तरह का क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो साथ साथ कराते ही चल रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर कराएंगे हम यहाँ पे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले जरूरी होंगे और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव तो लगातार आते ही रहेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।